गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज सुनीता एंड वेलकम टू अचीव ड्रीम। और बच्चों, आज मैं तुमको समास टॉपिक पढ़ाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समास टॉपिक को। पहले तो आप ये जान लीजिए कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ बच्चों होता है संक्षेप, और इसकी परिभाषा होती है समास की कि अगर बच्चों दो या दो से अधिक शब्दों से कोई नया जो सार्थक शब्द बनता है। नया शब्द बनने का मतलब ये नहीं है कि वो मीनिंगलेस शब्द हो, उसका कोई अर्थ ना निकले। दो या दो समास के नियमों से जो शब्द बनता है उसको हम क्या बोलेंगे? समस्त पद या समासिक पद उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ये जानना सबसे, इनको जानने से पहले सबसे ज्यादा आपका जानना ये जरूरी है कि समस्त पद किसको कहते हैं बच्चों? समस्त पद या समासिक पद। समासिक पद, ठीक है बच्चों। समस्त पद और समासिक पद हम किसको बोलेंगे? जो समास के नियमों से शब्द बना है उसको हम समस्त पद या समासिक पद बोलेंगे। जैसे मान लो कि प्रतिदिन हमारा, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया, प्रतिदिन। ठीक है बच्चों, तो ये प्रतिदिन में जो है ये है हमारा प्रतिदिन, क्या है? ये हमारा समस्त पद है। समास के नियमों से एक सार्थक शब्द हमारा बना है प्रतिदिन, तो ये हमारा क्या हो गया? समस्त पद इसको बोलेंगे या समासिक पद भी बोलेंगे हम इसको। तो देखिए, ये प्रतिदिन में जो ये पहला पद है इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्व पद। इसको बच्चों क्या बोलते हैं? पूर्व पद। प्रतिदिन के पहले वाले पद को बोलेंगे पूर्व पद, और सेकंड वाले पद को क्या बोलेंगे बच्चों? हम इसको बोलते हैं उत्तर पद। उत्तर पद। देखिए, जो हमारा समस्त पद है इसके पहले वाले पद को बोलते हैं बच्चों पूर्व पद, और इसके दूसरे वाले पद को बोलते हैं बच्चों उत्तर पद। तो आपको समास को समझने के लिए इन सब शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है कि उत्तर पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, समासिक पद क्या होता है, या समस्त पद क्या होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, अब हम समास के भेद बताएंगे। समास के भेद क्या होते हैं बच्चों? 6 होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है बच्चों, लेकिन कभी कभी क्या आता है ऑप्शन में? फोर भी। ऑप्शन में क्या आता है? समास के भेदों की संख्या 4 भी आती है, क्योंकि कुछ व्याकरण शास्त्री जो हैं उनके द्वारा क्या हुआ है बच्चों कि समास के पदों की संख्या, समास के भेदों की संख्या कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है। और ये 4 क्यों बताई गई है? क्यों? इन्होंने क्या करा है, तत्पुरुष समास के अंदर कर्मधारय समास और द्विगु समास को कर लिया है। इन दोनों समास को तत्पुरुष समास के अंदर इन्होंने मान लिया है। तो कितनी हो गई समास के भेदों की संख्या? 1 2 3 4। तो इस तरह क्या हो गई? समास के भेदों की संख्या हो गई 4 हो गई बच्चों। और इन्होंने क्यों माना है तत्पुरुष समास के अंदर कर्मधारय समास और द्विगु समास को? क्यों माना है बच्चों? इसलिए क्योंकि तीनों ही समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। तीनों समासों में क्या होता है बच्चों? उत्तर पद प्रधान होता है। इसलिए इन्होंने इन दोनों समासों को तत्पुरुष समास के अंदर ही रख दिया गया है बच्चों। ठीक है, इसलिए क्या हो गई? 4 भी समासों की संख्या, समास के भेदों की संख्या मानी गई है। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए ऑप्शन 6 या 4, तो आप किस पर टिक करके आओगे? देखिए, सब पहली बात तो ये कि जब भी दोनों अगर संख्याएं हमें ऑप्शन में देखने को मिले तो हम हमेशा मैक्सिमम डिजिट को आंसर करते हैं। अगर 6 और 4 दोनों ही संख्या ऑप्शन में दिखे तो आप हमेशा 6 को टिक करिएगा। अगर 6 नहीं है तब आप 4 आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला समास है हमारा अव्ययीभाव समास। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, तो हम अब पहला समास पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव का नियम क्या है कि इसमें हमेशा जो समस्त पद होगा और उसका जो प्रथम पद होगा, पूर्व पद हो जो होगा हमारा पूर्व पद, उसमें क्या है? उपसर्ग देखने के लिए मिलते हैं हमेशा। तो देखिए, ये हमारा जो समस्त पद है इसमें क्या है? यथाशक्ति। तो इसमें यथा क्या है? हमारा उपसर्ग है। ठीक है, उत्तर पद के साथ हमारा क्या लगा हुआ है? पूर्व पद यथा।
प्रतिदिन जो है उसमें क्या है उपसर्ग हमारा प्रति, उपकूल में उपसर्ग क्या है बच्चों हमारा उप, अनुचर में हमारा उपसर्ग क्या है अनु, और निडर में हमारा उपसर्ग क्या है नि। तो इसमें हम क्या समझे, इसमें हमारी यही समझ में आया कि अव्यय भाव के एग्जाम्पलों में क्या होता है बच्चों कि पूर्व उत्तर पद के साथ हमेशा उपसर्ग लगे रहते हैं, बाद वाले शब्द के साथ हमेशा क्या होगा उपसर्ग होगा। अगर उपसर्ग आपको देखने को मिले तो आप अव्यय भाव पे टिक कर आना एग्जाम में। सेकंड है हमारा भेद कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय समास समझने के लिए पहले आपको फिर से मैं यही कहूंगी कि कुछ शब्दों का ज्ञान होना चाहिए कि कौन से शब्द का क्या अर्थ होता है। तो आप देखिए देखिए विशेषण का मतलब हो गया बच्चों कि अगर किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है तो उसे हम विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या हो गया बच्चों, जिसकी विशेषता बताते हैं उसको हम विशेष्य कहते हैं। जैसे मोहन अच्छा लड़का है, हमने ये एग्जाम्पल दे दिया, तो अच्छा क्या हो गई उसकी विशेषता हो गई, और मोहन क्या हो गया इसमें विशेष्य हो गया। तो इस तरह के एग्जाम्पल हमारे कर्मधारय समास में आते हैं। और उपमान और उपमेय क्या हो गया, उपमान होता है बच्चों कि जिस चीज की प्रसिद्धि ज्यादा होती है जिससे हम तुलना करते हैं, ठीक है, जैसे चंद्र जैसा मुख, तो चंद्र की प्रसिद्धि यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, मुख से मुख करते हैं। तो जिसकी प्रसिद्धि कम हो सामान्य शब्द जो होता है उसे हम उपमेय कहते हैं, और जिसकी प्रसिद्धि ज्यादा होती है जिससे हम तुलना करते हैं उसे हम उपमान कहते हैं। अब देखिए कर्मधारय के एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे कृष्ण सर्प, जैसे कृष्ण सर्प, तो इसमें जो कृष्ण ये लिखा है ये हमारा श्री कृष्ण भगवान वाला कृष्ण नहीं है बच्चों, ये हमारा है कृष्ण मतलब काला। तो सर्प कैसा है, काला। तो सर्प की विशेषता क्या हो गई कि वो काला है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया विशेषण विशेषण, तो कृष्ण इसमें क्या हो गया विशेषण, और सर्प हमारा क्या हो गया विशेष्य। महात्मा, तो इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, महात्मा का मतलब होता है महान है जो आत्मा। तो महान इसमें क्या हो गया हमारा विशेषण हो गया, और आत्मा हमारी क्या हो गई बच्चों विशेष्य हो गई। कमल नयन, अब देखिए नयनों की जो तुलना है वो कमल के साथ की गई है, नयन की जो तुलना है वो कमल के साथ की गई है। तो कमल हमारा, कमल की प्रसिद्धि ज्यादा होती है तो कमल हमारा क्या हो गया उपमान, और नयन हमारा क्या हो गया उपमेय। मुख चंद्र मतलब चंद्र जैसा मुख, तो चंद्र की प्रसिद्धि ज्यादा है, चंद्र हमारा हो गया उपमान, और मुख की तुलना हम चंद्र से कर रहे हैं तो मुख हमारा क्या हो गया उपमेय हो गया। तो जहां ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिले जिसमें विशेषण विशेष्य उपमान और उपमान, उपमान और उपमेय वाले एग्जाम्पल अगर जहां आते हैं तो वो हमारा क्या होता है कर्मधारय समास होता है। और कर्मधारय समास में क्या होता है, दूसरे वाले पद की प्रधानता होती है, इसमें उत्तर पद की इसमें प्रधानता होती है। चलिए अब तीसरा हम समास पढ़ते हैं, द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या होता है, इसमें भी हमारा उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। तो और ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि कर्मधारय समास का कौन सा पद प्रधान होता है, अव्यय भाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है, या समास दे दिया तो उसका समास विग्रह पूछ लिया, मतलब समस्त पद दे दिया, जैसे ये सारे हमारे क्या है समस्त पद हैं, इनका समास विग्रह करने के लिए पूछ लिया। तो जैसे हम इसका समास विग्रह कैसे करेंगे, पंचामृत, ये क्या है हमारा समस्त पद है। समस्त पद मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि समास के नियमों से बना जो सार्थक शब्द होता है उसको हम क्या बोलते हैं समस्त पद बोलते हैं। तो ये देखिए पंचा अमृत, तो ये इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या बोलेंगे, 5 अमृतों का समूह, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे 5 अमृतों का समूह। तो इसमें द्विगु समास में क्या होता है, इसमें संख्यावाची शब्द दिए होते हैं द्विगु समास में। द्विगु समास की पहचानने की ट्रिक यही है कि इसमें संख्यावाची शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो अगर इसका समास विग्रह करने के लिए आ जाए तो हम क्या लिखेंगे 5 अमृतों का समूह, ठीक है। और चौराहा जो होता है, चौराहा का समास विग्रह क्या होगा,
4 राहों का समूह। तो देखिए इसमें 4 जो है हमारी संख्या आ गई, पंचामृत में 5 हमारी संख्या आ गई, नवरत्न, तो नवरत्न में क्या होगा, 9 रत्नों का समूह। तो इसमें क्या होगा, 9 हमारी क्या होगी, संख्या आ गई। पंचानद, तो पंचनद का मतलब क्या होगा, पंचनद का मतलब होगा 5 नदियों का समूह। तो ठीक है, वैसे तो संख्यावाची शब्द पंच में मतलब 5, नव में 9, चौराहा में 4, पंचामृत में 5, और जैसे नवरात्रि होगा तो 9 रात्रियों का समूह, तो उसमें 9। तो इस तरह द्विगु समास में क्या होगा, हमें संख्यावाची शब्द देखने के लिए मिलेंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। चलिए अगला हम पढ़ते हैं इसका टाइप समास का। अगला हमारा 4th भेद है इसका समास का, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में पहले तो आप ये जान लो कि तत्पुरुष समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास का क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि तत्पुरुष समास में जो होती हैं कारकों की विभक्ति होती है। तत्पुरुष समास में जो हमारे एग्जाम्पल होते हैं और जो हम एग्जाम्पल में जो हमारे समस्त पद होते हैं, तो क्या होता है उसमें कारकों की विभक्तियों का लोप होता है। ये है तत्पुरुष समास की पहचान होती है ये हमारी। जैसे आपने कारक पीछे पढ़े होंगे, कर्म कारक से लेके अधिकरण कारक तक की विभक्तियों का इसमें लोप होता है। ठीक है, जैसे आप जान लीजिए, देखिए जेब कतरा, तो अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, जेब को कतरने वाला। ठीक है, जेब कतरा क्या होता है, जेब को कतरने वाला। तो इसमें को विभक्ति आ रही है जो कर्म कारक की है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, को विभक्ति का लोप हो रहा है। ठीक है, सूर रचित, सेकेंड एग्जाम्पल। तो सूर रचित का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो सूर द्वारा रचित, इसमें क्या आ रहा है, सूर द्वारा रचित। तो इसमें द्वारा विभक्ति का जो है लोप हो रहा है। और ये द्वारा विभक्ति आपको पता है कि ये कर्ण कारक की विभक्ति थी। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला। तो के लिए किसकी विभक्ति होती है, के लिए किसकी होती है, संप्रदान कारक की होती है। तो उस विभक्ति का यहाँ पे लोप हो रहा है, प्रयोगशाला लिख रहा है। पथहीन, तो पथहीन का अगर समास विग्रह करेंगे तो पथ से हीन, पथ से हीन। तो यहाँ पे से विभक्ति किसकी है, अपादान कारक की है। तो यहाँ पे अपादान कारक की विभक्ति का लोप हो रहा है। तो मैंने जितने भी एग्जाम्पल आपको बताए हैं इनसे आप समझ गए होंगे कि तत्पुरुष समास की पहचान यही है कि इसमें कारकों की विभक्ति का लोप होता है और इसमें क्या है, उत्तर पद जो होता है प्रधान होता है। अब देखिए द्वंद्व समास, 5वां भेद है इसका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह देखने को मिलता है 80% एग्जाम्पलों में योजक चिन्ह देखने को मिलता है। और द्वंद्व समास में क्या होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए जाते हैं जिन युग्मों के बीच में अगर संबंध स्थापित हो रहा हो, युग्मों के बीच में यहाँ संबंध स्थापित होता है, या विलोम शब्द वाले एग्जाम्पल यहाँ पे होते हैं। ठीक है, या प्रतिस्पर्धा वाले एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन वाले एग्जाम्पल यहाँ पे दिए जाते हैं। द्वंद्व समास की ये हमारी पहचानने की ट्रिक है। देखिए जैसे देश विदेश, यहाँ पे क्या है, योजक चिन्ह बीच में लगाया गया है जिसे हम हाइपन भी बोलते हैं। देश विदेश, भाई बहन, तो आपने देखा भाई बहन क्या है, यहाँ पे संबंध स्थापित हो रहा है और योजक चिन्ह है। यश अपयश, ठीक है, यहाँ पे क्या है, विलोम शब्द आ रहा है। ठीक है, यश अपयश विलोम शब्द का एग्जाम्पल द्वंद्व समास होते हैं। लव कुश, अब आपने देखा कि यहाँ पे लव कुश के बीच संबंध तो स्थापित हो रहा है लेकिन यहाँ पे योजक चिन्ह नहीं है। तो योजक चिन्ह नहीं है इसका मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ द्वंद्व समास नहीं है, द्वंद्व समास नहीं है इसका मतलब ये नहीं होगा यहाँ पे योजक चिन्ह नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ संबंध तो स्थापित हो रहा है लव कुश के बीच, और अगर संबंध स्थापित हो रहा है तो वो हमारा द्वंद्व समास होगा। ठीक है, द्वंद्व समास की पहचान ये है कि योजक चिन्ह होने के साथ ये जो शब्द युग्म है, ये जो शब्द युग्म है ये सब क्या होते हैं, ये विकारी शब्द होने चाहिए। विकारी, विकारी का मतलब समझ गए, विकारी शब्द वो होते हैं जिन जो बदल जाते हैं, जिनमें लिंग का, वचन का और काल कारक का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे भाई है, यहाँ पे क्या है भाई, तो इसको हम बदल भी सकते हैं, इसका बहुवचन भाइयों हो जाएगा, बहनों हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जिन शब्दों को में विकार पैदा हो जाता है, जो शब्द बदल जाते हैं उनको विकारी शब्द बोलते हैं। अगर विकारी शब्दों के बीच योजक चिन्ह आपको देखने को मिले तो हमारा क्या होता है,
वो द्वंद्व समास होता है। ठीक है बच्चों। और इसमें क्या होता है द्वंद्व समास में, इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। इसमें दोनों पदों की प्रधानता इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे दोनों पदों का महत्व समान होता है। जैसे माता पिता, ठीक है, जैसे देखिए, जैसे माता और पिता, ठीक है, ये हमें समस्त पद दे दिया। तो इसमें क्या है, माता और पिता दोनों पदों की क्या है, प्रधानता है। दोनों पद जो है अपनी अपनी जगह पे प्रधान है। ठीक है, इसमें कोई से भी ना तो माता की वैल्यू कम है ना ही पिता की वैल्यू कम है, तो दोनों पदों की क्या है, प्राथमिकता समान है। तो इसमें क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। ठीक है। और अगर इसका समास विग्रह करने को आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, माता और पिता। ठीक है, समास विग्रह इसका इस तरह से होता है। जैसे देश विदेश का अगर वो समास विग्रह करने को बोलते तो हम क्या लिखेंगे, देश और विदेश, भाई और बहन, यश और अपयश। तो इस तरीके से लव और कुश, तो इस तरीके से क्या होगा, इनका समास विग्रह हो जाएगा। इसमें और की जगह क्या मिल जाता है, वह भी लगा सकते हैं हम, च भी लगा सकते हैं। अगला और लास्ट छठा समास है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में आप ये समझ लो कि इसमें कोई से भी पद की प्रधानता नहीं होती। पूर्व पद उत्तर पद दोनों ही इसमें प्रधान नहीं होते, बल्कि अर्थ किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करता है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल, गिरधर। अगर हमें गिरधर का समास विग्रह करने को आए तो हम क्या लिखेंगे, गिरधर को, गिर को धारण किया है जिसने। तो गिर को धारण किसने किया है, श्री कृष्ण भगवान ने गिर को धारण किया है। तो आंसर क्या होगा, गिर को धारण किया है जिसने, तो हम क्या लिखेंगे, कृष्ण, कृष्ण। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या है, तीसरा। इसमें पहले और दूसरे पद की प्रधानता नहीं है, इसमें आंसर कोई तीसरा शब्द ही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के बहुब्रीहि के एग्जाम्पल होते हैं। तो वीणा पाणी, तो इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, वीणा है पाणी में जिसके, तो वीणा किसके पाणी में होता है, सरस्वती, तो इनका आंसर आएगा सरस्वती। चंद्र मौली, तो इसको क्या बोलेंगे, चंद्र है मौली पे जिसके, तो किसके, चंद्र मौली पर है शिव, तो यहाँ पे शिव आएगा। चक्रधर, तो को धारण किया है जिसने, तो चक्र को किसने धारण किया है, विष्णु ने। तो बहुब्रीहि समास की पहचान यही है कि इसमें अधिकतर भगवान के नाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें अधिकतर क्या मिलते हैं, भगवान के नाम देखने को मिलते हैं। तो बहुब्रीहि समास में तीसरे पद की प्रधानता होती है और इसमें अधिकतर जो समस्त पद दिए होते हैं उनका समास विग्रह ऐसे किया जाता है जैसे मैंने अभी आपको बताया। जैसे वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके, तो इस तरीके से इनका समास विग्रह किया जाता है और इसमें भगवान के नाम अधिकतर देखने को मिलते हैं। यही बहुब्रीहि समास की ट्रिक है पहचानने की। तो मैंने आपको ये 6 भेद बता दिए हैं और समास टॉपिक हमारा हो गया है कंप्लीट। ठीक है, एक बार आप बच्चों ये देखिए कि कौन से समास के भेद में किसकी प्रधानता होती है। इसमें क्या होता है, प्रथम पद की प्रधानता होती है, मतलब उत्तर, इसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है बच्चों। अव्ययभाव समास में कर्मधारय में द्वितीय पद उत्तर पद की प्रधानता होती है, द्वितीय और उत्तर पद बात एक ही होती है। द्विगु समास में भी उत्तर पद की प्रधानता होती है, तत्पुरुष समास में भी उत्तर पद की प्रधानता होती है, द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है क्योंकि दोनों पदों की वैल्यू जो है बराबर होती है। बहुब्रीहि समास में कोई से भी पद की प्रधानता नहीं होती, अर्थ कोई तीसरा शब्द ही निकल के आता है। तो चलिए अभी इस टॉपिक के साथ हम वीडियो को फिनिश करते हैं। गुड नाइट बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।